हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। आज जो है लेक्चर 7 में इन आवर क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स हम पढ़ेंगे बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सेकंड पार्ट। और इसमें क्या क्या कवर करेंगे? रिफॉर्म्स इन बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी सी बहुत सारे हैं, बट हम जो इंपॉर्टेंट वंस जैसे नाबार्ड, सिडबी एंड नाफिड, ये तीनों करेंगे। और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, एनपीसीआई क्या है, उसके की प्रोडक्ट्स वगैरह क्या है। नाउ यहाँ पे देखो, जहाँ तक ये टॉपिक्स की बात है, मोस्ट ऑफ दीज आर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। ठीक है, तो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हैं इन दिस सेंस कि बेसिकली इनसे जो क्वेश्चंस जितने अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आए हैं। तो इसलिए हमारा फोकस जो है, जो करंट अफेयर्स का आगे अभी जो है कई लोग बोल भी रहे थे पीछे, वी विल ब्रिंग अ मैराथन लेक्चर। हर सब्जेक्ट पे एक मैराथन लेक्चर होगा करंट अफेयर्स का, तो उसमें वो सब कवर होगा। यहाँ पे जो की स्टैटिक पोर्शन है, राइट, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, वी विल बी कवरिंग द मेजर स्टैटिक पोर्शन, जो कई बार क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आ जाता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। एंड हमारा जो है आरआरबीज एक बार कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैंक जो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। सो व्हाट आर आरआरबीज? सी, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे आप नाम से ही समझ सकते हो, रूरल। सो दे आर फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग रूरल इकोनॉमी। और हाउ दे विल डू दैट? बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज। तो ठीक है, तो क्रेडिट के अलावा अदर भी जो फैसिलिटीज होती है, डिपॉजिट वगैरह, ये सब जो है, ये सब प्रोवाइड करेंगे। टू होम? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिशियंस एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो इनका एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप है। ठीक है, सो आरआरबीज हैव एन स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप। एज फार एज इक्विटी की, इसमें किसका कितना पैसा होगा इन आरआरबीज में, तो देखो तीन मेजर जो है इसमें स्टेक होल्डर्स हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक स्पॉन्सर बैंक, जो कोई ना कोई नॉर्मली एक पब्लिक सेक्टर बैंक होता है। ठीक है, एनी स्पॉन्सर बैंक इज नॉर्मली ए पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो उसका क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% होगा स्टेक, आपका स्टेट गवर्नमेंट का 15%, और जो आपका जो है स्पॉन्सर बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसका जो इसमें स्टेक रहेगा वो रहेगा 35%। ओके, और सी, जो इसका फाइनेंशियल रेगुलेशन और आरआरबीज इज एक्सरसाइज्ड बाय आरबीआई, जबकि सुपरविजन कौन करेगा इनका? नाबार्ड। ठीक है, सो रेगुलेशन सेट वगैरह करना, ये सब काम आरबीआई का है, बट वो वेदर दे आर फॉलोइंग इट और नॉट, ये काम जो है नाबार्ड का है। ठीक है, तो देखिए एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, थोड़ा सा ये जो लेक्चर होगा फैक्चुअल होगा, बट डू फोकस ऑन की पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन पे जरूर फोकस करिए। और जो फ्रेमवर्क मैं बता रहा हूँ, अगर उस सेंस में आप चीज़ों को समझोगे, पढ़ोगे, तो वो जो चीज़ें हैं सी मेमोरी में रहनी चाहिए, तो वो तभी रहेंगी जब आप एक लॉजिकल ऑर्डर में और एक फ्रेमवर्क में पढ़ोगे। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द की रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर। कुछ मेजर रिफॉर्म्स थे। ठीक है, सो बैड बैंक, एक जो आपका जो है एआरसीज हैं, और जो आपका नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो बनाई गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो, सो देखो पास्ट में इस पे 2-3 क्वेश्चन आए थे, बट हम वो डिस्कस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नाउ इट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय एफसिप। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, इसके बारे में पढ़ेंगे। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, जिस हिसाब से बैंक बोर्ड ब्यूरो पे पास्ट में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इस पे आने के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ईज एजेंडा, जो एक बेसिकली रिफॉर्म एजेंडा है पब्लिक सेक्टर बैंक का, उसको देखेंगे। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो वी विल लुक इट अप। ओके, एंड इसके अलावा जो है मर्जर ऑफ बैंक्स को देखेंगे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, जो ये पोर्शन है, ये कहीं ना कहीं हम करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ बैड बैंक। ठीक है, सो बैड बैंक इज नथिंग बट अ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये जो है, ये क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एंड किस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है? इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर रिकवरी ऑफ एनपीएज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की रिकवरी में स्पेशलाइज करते हैं। और ये काम क्या करते हैं? ये बेसिकली बैंक से जो है उनके एनपीएज हैं वो परचेज करते हैं डिस्काउंटेड रेट। सो दे परचेज द एनपीएज फ्रॉम द बैंक्स एट डिस्काउंटेड रेट, और फिर उनको जो है रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो है दीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, और इनका जो इस टाइप की कंपनी बनाने का प्रोविजन, और ये जो एआरसीज हैं, इनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं फॉर परफॉर्मिंग रिकवरी अंडर दी सरफेसी एक्ट। नाउ हमारे लिए इतना ज़्यादा डिटेल में जाना जरूरी नहीं कि सरफेसी एक्ट में कौन सी स्पेशल पावर्स दी गई, बट यस,
दिस मच इज इनफ कि भाई ये किसके अंदर रेगुलेटेड हैं और किस एक्ट के अंदर इनको पावर्स मिली है और क्या काम करते हैं, ठीक है। और इनके पास पैसा कहाँ से आता है, फ्रॉम वेयर डू दे गेट मनी। तो बेसिकली जब भी ये एनपीए खरीदते हैं उसके लिए पैसा इनके पास कैसे आता है, वो जो एनपीए खरीदते हैं ये एक ट्रस्ट के अंडर रखते हैं, और वो ट्रस्ट उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो है इट इशूज सिक्योरिटी रिसिप्ट्स अगेंस्ट दैट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नाउ आप बोलोगे सिक्योरिटी रिसिप्ट्स क्या होती है, व्हाट आर दीज सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। बेसिकली जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे रिकवरी होगी उस रिकवरी के ऊपर जो है एक क्लेम होता है, ये सिक्योरिटी इट इज अ फॉर्म ऑफ अ क्लेम, और दैट सिक्योरिटी रिसिप्ट इज अ फॉर्म ऑफ क्लेम और द रिकवरी दैट वुड बी मेड फ्रॉम द एनपीए, ठीक है। और ये सिक्योरिटी रिसिप्ट बेसिकली सेट ऑफ क्वालिफाइड बायर से उनको दिया जाता है थ्रू अ ट्रस्ट होल्डिंग दी एनपीए, ठीक है। तो इससे पैसा आता है। इनफैक्ट ये जो ARCs हैं इनको खुद को भी पार्ट ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स जो है होल्ड करनी होती है, राइट। दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये ले लेंगे और दूसरों को भेजेंगे, इनको खुद को भी कुछ अपना पैसा जो है सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में लगाना होता है। और जो रिकवरी करते हैं, तो जो ये जिनको ये सिक्योरिटी रिसिप्ट्स दी हैं, जो रिकवरी होती है ऑब्वियसली उसका जो पैसा है इट गोज टू दीज क्वालिफाइड बायर जिन्होंने सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में इन्वेस्ट किया है, इन दी परसेंटेज ऑफ की इन दी प्रपोर्शन जिसने जितने सिक्योरिटी रिसिप्ट होल्ड किए। बट साथ में ये लोग क्या करते हैं, दे ऑल्सो चार्ज अ फी और कमीशन फॉर रिकवरी, राइट, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनसे जो है एक फी या कमीशन भी चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से पैसा बनाते हैं, ठीक है। नाउ ये तो बैड बैंक के बारे में हो गया, बट व्हाट वाज सीन वाज कि बेसिकली ये बैड बैंक्स इतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे थे, कोई इनकी सिक्योरिटी रिसिप्ट में इन्वेस्ट करने वाला नहीं था, इनकी रिकवरी रेट अच्छी नहीं थी। बैंक्स वर अनविलिंग टू सेल बैड लोन्स टू देम, क्योंकि इट वाज कंसिडर्ड कि भाई डिस्काउंट पे अगर एनपीए बेचना है। सो मैनी जो बैंक्स थे देवर पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स देवर अफ्रेड कि बेसिकली अगर इनको बेचा और फिर बाद में जो है उनके ऊपर कुछ लीगल इश्यूज आ सकते हैं, राइट। सम लीगल इश्यूज माइट अकर फॉर देम, मे बी इट माइट बी देयर गेट दैट समवन माइट क्लेम दैट कि बेसिकली आपने इनको एआरसी को प्राइवेट एआरसी को सस्ते में बेच दिया, तो इसलिए बैड लोन्स वर नॉट बीइंग गिवन टू देम। तो इन सब इश्यूज को ओवरकम करने के लिए देयर वाज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, दिस वाज क्रिएटेड, ओके। इन सब इश्यूज को ओवरकम करने के लिए इसको क्रिएट किया गया था, एंड इट इज़ नथिंग बट अ कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया है। एंड अगेन इसको सारफेसी एक्ट के अंदर सारी पावर्स मिली हुई है, एंड आरबीआई से इट टुक लाइसेंस एज अ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट इट इज कि ये जो है इट इज अ पब्लिक सेक्टर एआरसी, ठीक है। सो प्राइवेट एआरसी नहीं है, पब्लिक एआरसी जहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप है, और इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल मेंटेन 51% ओनरशिप इन दिस कंपनी, ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है इसमें 51% ओनरशिप रखेंगे। और इसके साथ एक और कंपनी क्रिएट की, तो ये कंपनी तो सिर्फ जो है बैड लोन्स बाय करेगी, बट बाय करने के बाद जो बैड लोन्स हैं एनपीएज हैं उनको मैनेज करना, उनकी रिकवरी करना, उसमें टर्न अराउंड लाना, ये काम किसका होगा, ये काम होगा इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, IRDCL का, ठीक है। इट इज़ अ सर्विस कंपनी और ऑपरेशनल एंटिटी विच विल मैनेज दी एसेट्स, कौन से बैड एसेट्स जो ये NRACL जो है खरीद रही है, और इंगेज दी मार्केट प्रोफेशनल्स एंड टर्न अराउंड एक्सपर्ट सो दैट जो है रिकवरी हो सके, ठीक है। एंड इसमें भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का 49% स्टेक होगा, एंड रेस्ट विल बी विद दी प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का 49% स्टेक, और बाकी बचा हुआ जो है प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स का होगा, ठीक है। एंड इट विल एक्वायर एसेट्स बाय मेकिंग ऑफर टू द लीड बैंक, और वंस इट्स ऑफर इज एक्सेप्टेड देन ये जो कंपनी है अपनी IRDCL इट विल गो ऑन टू कि कैसे रिकवरी की जाए उसमें एंगेज होगी, ठीक है। ऑल्सो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी कर रही है कि इसकी अप टू जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स ये इशू करेगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ ₹30,600 करोड़, उसकी गारंटी गवर्नमेंट करेगी, इनके अगेंस्ट जो है पैसा गारंटी जो है गवर्नमेंट देगी, ठीक है। एंड ये जो एसेट्स हैं ये जो भी एक्वायर करेगा 15% जो है कैश पेमेंट होगा, मतलब जो है मनी के फॉर्म में, और 85% जो है सिक्योरिटी एसेट्स के फॉर्म में, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज इंडेड it is intended to resolve loan of stressed asset above 500 crore each, amounting to about 200 lakh crore, right, 2 lakh crore, sorry, okay। तो ये है कुछ की डिटेल्स अबाउट दिस। देखो जो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आना है, और मोस्टली इससे प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आएगा, सो दिस मच अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट, डोंट गो टू मच डीप डिगिंग इनटू दिस, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है डेप्थ में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरोज। सो ये बनाया गया था अंडर मिशन इंद्रधनुष। नाउ इट इज रिप्लेस्ड। ओरिजिनली इसको क्यों बनाया गया था? टू सिलेक्ट द हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के एमडी सीईओज हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए। बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, एफसिब। नाउ इसका काम क्या है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिए दैट इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी सेटअप अंडर डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये जो है एक तरीके से सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो है दे डू रिपोर्ट टू डीएफएस, ठीक है। नाउ इसमें क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगी? एक चेयरमैन होगा, राइट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी होगा, ठीक है। एंड जो है बोर्ड जो होगा, तो चेयरमैन कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपना नॉमिनी रखेगी, ठीक है। और जो बोर्ड होगा उसमें सेक्रेटरीज होंगे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के। चेयरमैन होगा इरडाई का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी की जो बॉडी है उसका। डेप्यूटी गवर्नर होगा, देयर वुड बी वन डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो ये जो है इसके बोर्ड में होंगे। इसके अलावा 3 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे हु आर एक्सपर्ट्स इन बैंकिंग एंड 3 मोर फ्रॉम इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये ओवरऑल जो है आपके फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो का जो है कंपोजिशन रहेगा। रोल क्या रहेगा? प्राइमरी रोल क्या होगा कि मैन पावर कैपेबिलिटीज एंड इंश्योर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टैलेंट फॉर टॉप पोजीशन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक ही नहीं और भी दूसरे हो सकते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ओन कर सकती है। जैसे इंश्योरेंस में जो है आपके बहुत सारे हैं, राइट, जो कंपनीज है, जो इंश्योरेंस कंपनी जो गवर्नमेंट ओन करती है, तो उनके भी हेड्स अगर लेने होंगे तो वो किसका रोल होगा? एफसिप का, ठीक है। एंड ऑब्वियसली सिर्फ यही रोल नहीं होगा, बियॉन्ड दैट इट विल ऑल्सो असिस्ट गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स फॉर होल टाइम डायरेक्टर जो जो होते हैं फॉर दीज एंटिटीज। ऑल्सो इट विल मॉनिटर एंड असिस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, गवर्नमेंट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। तो इनका जो है जो परफॉर्मेंस है वो भी मॉनिटर करेगा और असेस करेगा, ये जो बॉडी बनाई गई है, ठीक है। तो ओवरऑल इसको आप यहाँ पे ऐसे सम अप कर सकते हो, ठीक है। इट विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग एंड डेवलपिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज फॉर स्टेट रन बैंक्स एंड हेल्प देम इन फंड रेजिंग प्लान। सो ये एक और एडिशनल चीज़ है, ठीक है। सो ऑल दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बट प्लीज जस्ट गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड द आइडिया। सिंपली ये है एफसिप का आइडिया कि बैंक बोर्ड ब्यूरोज को रिप्लेस तो करता ही है, तो सारी टॉप पोजीशंस की अपॉइंटमेंट इससे होगी, राइट। इसका कंपोजिशन फैक्टर है जो आपको जरा यू शुड कीप इन माइंड। और इसके अलावा जो है सिर्फ सिलेक्शन जो है टैलेंट सिलेक्शन ही नहीं है काम, इट विल ऑल्सो मॉनिटर द परफॉर्मेंस और जो है स्टेट रन बैंक्स को जो है बिजनेस स्ट्रेटजीज और फंड रेजिंग में भी हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ईज। तो enhanced access and service excellence, ease next actually. So ease basically is nothing but a रिफॉर्म एजेंडा फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लाई है। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहा गया है कि यू कीप ऑन डूइंग सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स। हर साल आ रहा है 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और अब जो है आया है इस बार ईज नेक्स्ट आया है, ठीक है। सो इसमें जो है 2 पिलर्स है। वन इज 5.0, दिस इज अ कॉमन रिफॉर्म एजेंडा। तो 5.0 इज अ कॉमन रिफॉर्म एजेंडा जो सारे बैंक्स के लिए है, ठीक है, जो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, याद रखना इट इज फॉर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। और एक स्ट्रेटजिक 3 ईयर रोड मैप फॉर ईच। तो हर पब्लिक सेक्टर बैंक का अपना, इसके अलावा इसके अंदर एक स्ट्रेटजिक रोड मैप होगा जिसमें सम अदर इनिशिएटिव्स विल बी टेकन बियॉन्ड दिस कॉमन रिफॉर्म एजेंडा। तो याद रखिए ईज नेक्स्ट इज अ बेसिकली रिफॉर्म एजेंडा फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। इसमें 2 एस्पेक्ट्स है। पहला एस्पेक्ट ये है जो कॉमन है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, दैट इज ईज 5.0। दूसरा एस्पेक्ट जो होगा एक स्ट्रेटजिक 3 ईयर रोड मैप जो हर पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए डिफरेंट होगा। एंड इसमें कुछ रिफॉर्म्स ऐसे होंगे जो इसमें रिफॉर्म्स ऐसे होंगे विच विल बी बियॉन्ड द रिफॉर्म्स एजेंडा ऑफ ईज 5.0, ठीक है। तो 5.0 में तो फोकस विल बी ऑन इनहैंस्ड डिजिटल एक्सपीरियंस, राइट। तो डिजिटल जो है चीज़ें जो है आपको जो भी डिजिटल पेमेंट्स वगैरह ये सब जो है होगा विद डाटा ड्रिवन एंड इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव बैंकिंग अक्रॉस ऑल बैंक। सो मेनली डिजिटल बैंकिंग पे फोकस है ईज 5.0 का। ब्रॉडली यू कैन से ईज 5.0 एक कॉमन रिफॉर्म एजेंडा है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए फॉर मेनली डिजिटल बैंकिंग, ठीक है। जबकि जो 3 ईयर स्ट्रेटजिक रोड मैप है ये हर पब्लिक सेक्टर बैंक का अपना यूनिक होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टार्टिंग पोजीशन एंड इट्स प्रायोरिटीज, ठीक है। नाउ
let's discuss IBC code. IBC code is your insolvency and bankruptcy code. और बेसिकली इस कोड को लाने का प्रोविजन क्यों क्यों लाए ये कोड? सी, इस कोड को लाने से पहले जो है, जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स होते थे, जो एनपीएज आपके, जो बिजनेस चल नहीं रहे, ठीक है, उनको बंद करना, उनको करना बंद करना और उनके अगेंस्ट एक्शन लेना बहुत मुश्किल था. So this code was there to make this insolvency and bankruptcy process legally friendly. पहले इतना legally friendly नहीं था और पहले multiple processes थे. तो उन सारे processes को consolidate किया, made it legally friendly, made it time bound and made it very clear and concise. This is the purpose of this code. ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया था. So again, अगर आप देखोगे वैसे तो थोड़ा सा इट्स रिलेटिवली ओल्ड टॉपिक, ठीक है, बट यस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो इसलिए थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है. सो अगर देखें तो व्हाट्स इट्स कवरेज. सो किनको कवर करती है? सो इट कवर्स इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एलएलपीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है. और इसका अगर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करें कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं इन इंश्योरिंग दैट दिस कोड इज इम्प्लीमेंटेड, तो उसमें आपका जो है एजुकेटिंग अथॉरिटी, मतलब जो बेसिकली इस कोड में इंसॉल्वेंसी के जो भी केसेस आएंगे बैंक्रप्सी के, राइट, अंडर दिस कोड, उस पर डिसीजन कौन लेंगे? एनसीएलटी एंड डीआरटी, ठीक है, एनसीएलटी एंड डीआरटी. और बेसिकली एनसीएलटी आपका किन के लिए? कंपनीज और एलएलपीज के लिए, कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स के लिए एनसीएलटी हो गई. डीआरटी किसके लिए है? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल. डीआरटी मतलब डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल. ये हैं इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए. यानी आईबीसी कोड के अंदर अगर इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म्स के अगेंस्ट हुई तो वो जाएगी डीआरटी के पास. और अगर वो जो है आपका कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अगेंस्ट हुई तो वो जाएगी एनसीएलटी के पास. और इसके ऊपर ही देयर इज एनसीएलएटी, एनक्लैट, एंड देयर इज डीआरएटी. तो ये बेसिकली अपीलेट ट्राइब्यूनल्स हैं. यानी अगर यहाँ पे कुछ भी डिसीजन लिया गया उसके अगेंस्ट अपील करनी है तो इनको अपील कर सकते हैं. तो ये तो मेन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी ये प्रोसेस अगर जैसे किसी के अगेंस्ट स्टार्ट भी करना है तो इन्हीं के पास जाते हैं फॉर दैट डिसीजन, ठीक है, कि भाई ये जो है सो एंड एक्स वाई जेड जो भी है इनके अगेंस्ट हमें ये प्रोसेस स्टार्ट करना है. सो ऐसा रैंडमली नहीं कर सकते, इनके पास जाना होगा. ये जब अप्रूव कर देंगे, एक तरीके से बोल देंगे कि कर सकते हो, देन वन कैन स्टार्ट द प्रोसेस, ठीक है. और फिर एक बार प्रोसेस जो है इन्होंने कहा स्टार्ट कर दो, तो ये पूरा प्रोसेस कैरी आउट कौन करेगा? इट वुड बी कैरीड आउट बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज. यानी ऐसी एजेंसीज और ऐसे प्रोफेशनल्स जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से डील करने में एक्सपर्ट है, जिनका काम ही वो है, ठीक है. सो दैट इज देयर. और रेगुलेटर कौन होगा इनका? रेगुलेटर जो मतलब इस कोड को ओवरसी करेगा कि ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है. इट विल बी द रेगुलेटर. और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो लाया गया है वो है CIRP, यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस. तो ये बेसिकली एक क्लियर कट वेल डिफाइंड प्रोसेस इसके अंडर है, जिसके अंडर कोई भी अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, दैट इज इट इज नॉट एबल टू रिपे इट्स ड्यूज, अगर अपने ड्यूज वो रिपे नहीं कर पाती या लोन पे डिफॉल्ट करती है बेसिकली, तो उसके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स की जाती हैं अंडर दिस कोड. नाउ हु कैन बेसिकली इनिशिएट दिस इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स? कौन इनिशिएट कर सकता है? इट कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, जैसे बैंक्स होते हैं एनपीए के केस में, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जैसे कंपनी के जो है एम्प्लॉयज़ हो गए जिनकी सैलरी पेंडिंग है, या फिर कंपनी के जो सप्लायर्स हो गए जिन्होंने हु हैव सप्लाइड दी रॉ मटेरियल्स और उनकी पेमेंट पेंडिंग है, या फिर कॉर्पोरेट डेटर्स, यानी जिन लोगों ने खुद ने लोन लिया है, राइट, वो खुद भी अगर नहीं कर पा रहे तो वो अपनी ये प्रोसीडिंग्स जो है स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट कर सकते हैं. और इनिशिएट करेंगे तो पहले एनसीएलटी या डीआरटी के पास ही जाएंगे कि सी दिस इज आवर सिचुएशन, दिस इज द थिंग वी वांट टू इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, द प्रोसेस ऑफ CIRP, राइट, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है हमें इनिशिएट करना है, ठीक है. और ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी जो है एनसीएलटी या डीआरटी, इफ इट्स एक्सेप्ट्स, तो फिर एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या आईपी जिसको हम बोलते हैं वो अपॉइंट किया जाता है. फिर वो फर्दर पूरा प्रोसेस जो भी इसके की एस्पेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग, जो भी हाउ दिस प्रोसेस शुड बी अंडरटेकन, उसके अकॉर्डिंग वो इसको करता है, ठीक है.
ऑल्सो जो मैनेजमेंट का पावर रहता है एंड द बोर्ड ऑफ द फर्म इज ट्रांसफर टू कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो जो भी सारे क्रेडिटर्स हैं उनकी एक कमिटी बनती है और उनको जो है मैनेजमेंट का पावर एज वेल एज बोर्ड की जो पावर्स है वो सारी जो जो उस कंपनी के बोर्ड की और उस कंपनी के मैनेजमेंट की पावर्स वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को दे दी जाती है, राइट। एंड उसमें मेनली जो है फाइनेंशियल आपके जो है क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी दिस, ओके। और फिर जो है देर आर, फिर क्या होता है बेसिकली जो है अंडर दिस बहुत सारी उनसे जो है एक तरीके से बिडिंग होती है कि कौन बेस्ट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान ला सकता है, राइट। और जो जिसका भी बेस्ट प्लान होता है एंड दैट टू इट इज़ एक्सेप्टेबल टू मेजोरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, राइट। सो उसके लिए जो है उसको कह देते हैं कि आप इसको टेक ओवर कर लो, ठीक है। यहाँ पे 66% क्रिटिकल डिसीजन और 51% रूटीन डिसीजन का के लिए अप्रूवल होना चाहिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में, ठीक है। और टाइम लिमिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट अगर डिसीजन इज नॉट विद 330 दिन का मैक्सिमम टाइम है इसमें, ये प्रोसीडिंग जो प्रोसेस है CIRP का ये खत्म होना चाहिए। अगर नहीं खत्म होता इसमें तो फिर क्या करेंगे, लिक्विडेट। लिक्विडेट का मतलब बेसिकली जो फर्म जो भी है जिसके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग चली थी उसको बंद कर देंगे और उसके सारे एसेट्स वगैरह सब कुछ जो है बेच दिए जाएंगे। सो दैट विल बी डन, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इज मर्जर ऑफ बैंक्स, ठीक है, बैंक्स का मर्जर, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है पिछले 3-4 सालों से ये चल ही रहा है, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली उसके बाद जो है अगला प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं अब, ठीक है। सो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन तो हम करंट अफेयर्स वाले वीडियो में पढ़ेंगे, बट हियर लेट्स रीड अबाउट कि बेसिकली किया क्या था पास्ट में मर्जर में एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज इसके थ्रू ही कई बार यूपीएससी कैन आस्क अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट और दिस अमंग एक क्वेश्चन देगा उसमें 2-3 स्टेटमेंट होंगे तो एक सिंगल लाइन इस पे भी हो सकता है, ठीक है, कि मर्जर ऑफ बैंक। तो पर्पस क्या था, तो कंसोलिडेटेड पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर स्ट्रॉन्ग नेशनल प्रेजेंस एंड ग्लोबल रीच, ठीक है, कि ताकि हमारे अभी पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है बहुत छोटे छोटे, अगर चाइना के कंपेयर करो चाइना के बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं, तो इसलिए वी नीड सम बिग बैंक्स जो ग्लोबल रीच हो उनका। तो इसलिए जो छोटे छोटे बैंक्स हैं इनको कंसोलिडेट करना बेटर रहेगा। इनफैक्ट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर इफिशियंट, ठीक है, उसको जो है ज़्यादा अगर एक सी बेसिकली इन सब बैंक्स के ओनर कौन है, सारे पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ही है, तो गवर्नमेंट खुद ही अपने लिए इतने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक खोल के इतना खुद का ही कंपटीशन क्यों कर रही है, खुद ही सबको ओन कर रही है, खुद ही की सारी एंटिटीज आपस में कॉम्पीट कर रही है, इसलिए इनको कंसोलिडेट किया जाए, ठीक है। तो 82% ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक बिजनेस इज 56% ऑफ कमर्शियल, टोटल जो है आपका इतना होता है। ऑल्सो बैंक्स की नेशनल प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना एज वेल एज कुछ बैंक्स को जो है रीजनल फोकस देके उनको जहाँ पे वो है वो करना। इसके अलावा इट विल ऑल्सो रिड्यूस दी, बेसिकली इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स रहेंगे, इट विल रिड्यूस द नीड ऑफ फंड्स फॉर रिकैपिटलाइजेशन, जो बार बार जो है रिकैपिटलाइजेशन के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एंड फर्दर इट विल ब्रिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि मान लो एक ही रीजन में देखो एक ही एरिया में 10 पब्लिक सेक्टर बैंक के 10 अलग अलग ब्रांचेस है, इफ यू कंसोलिडेट ऑल दोज तो एक एरिया में एक ब्रांच से भी काम चल सकता है, ठीक है, एक या दो ब्रांचेस से, ओके। सो ये ओवरऑल फॉर योर रेफरेंस यू कैन गो थ्रू इट, कौन से बैंक को किस में जो है किया गया है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये फिगर याद रखना 27 थे, अब जो है आफ्टर कंसोलिडेशन 12 ही बचे हुए हैं, ठीक है, आफ्टर कंसोलिडेशन ओनली 12 आर रिमेनिंग, ठीक है। Next, let's come on to the important topic of financial inclusion. So there, basically financial, what is financial inclusion अगर ये समझना हो तो एक कमिटी थी डॉक्टर सी रंगराजन, it defined financial inclusion as the process of ensuring access. So basically process of ensuring access of appropriate financial products. Financial products क्या होते हैं, loan is a financial product, डिपॉजिट FD का जो है इट्स अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, राइट, ट्रांसफर करने के लिए जो ऑप्शंस जो होती हैं नेफ्ट वगैरह ये सब सर्विसेज, दीज आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नीडेड बाय वल्नरेबल ग्रुप, सो इंश्योरेंस इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है, पेंशन इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ये सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। तो ये जो है इन सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का एक्सेस नॉर्मल लोगों के पास है, बट जो वल्नरेबल ग्रुप्स है जो पुअर है उनके पास नहीं है, राइट। वीकर सेक्शंस, लो इनकम ग्रुप्स जैसे आपके हो गए लाइक सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, तो उनके लिए नहीं है, तो डिफरेंटली एबल्ड
राइट। तो उनको जो है ये एक्सेस देना है, और सिर्फ देना ही नहीं है, इट शुड बी गिवन एट अफोर्डेबल कॉस्ट एंड इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर बाय मेन स्ट्रीम, और बाय मेन स्ट्रीम दैट इज योर बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स है उनको देना चाहिए, ठीक है। सो बाय मेन स्ट्रीम प्लेयर्स, ठीक है। नाउ तो क्या स्कीम्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट की, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैं, बट देर आर सम मेजर वंस, ओके। तो व्हाट आर दोज मेजर वंस, ऐसी कौन सी मेजर वंस हैं? तो लीड बैंक स्कीम है, सर्विस एरिया अप्रोच है, किसान क्रेडिट कार्ड है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट मॉडल है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या माइक्रो फाइनेंस को लेके है, राइट, डिफरेंशिएटेड बैंक से, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। सी अगेन दीज आर दी मेजर वंस, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जो है माइनर स्कीम्स है, जनधन योजना, पेंशन योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, राइट, और भी जो है जीवन जो है बीमा योजना, ऑल दोज आर देयर, दैट अगेन कहीं ना कहीं वो बहुत पुरानी हो चुकी है, सो नॉट सो रेलेवेंट नाउ, ठीक है। बट यस दीज थिंग्स आर रेलेवेंट, इनफैक्ट इस पे तो क्वेश्चन आ भी रखे हैं आपके, ठीक है। सो लेट्स गो वन बाय वन। सो लीड बैंक स्कीम, इट केम इन 1969, ठीक है, एंड इन एनविसेजेस असाइनमेंट ऑफ लीड रोल। सो बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट में किसी एक बैंक को लीड रोल दे दिया जाएगा, और उनको जो है सारे जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उस बैंक में, राइट, ऑल दी उनको सबके साथ कोऑर्डिनेट करके प्लान बनाना है, सो दैट जो क्रेडिट का फ्लो इंक्रीज हो टू एग्रीकल्चर, एमएसएमई एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट वाज द बेसिक यूनिट, ठीक है। अब दूसरा आया अंडर दिस सम, इसी के अंदर जो है फर्दर दूसरा आया था लिटिल बिट लेटर, दैट इज सर्विस एरिया अप्रोच, ठीक है। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई इन 1989, ठीक है, एंड द एम वाज ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जो सारे रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस थी बैंक्स की, उनको विलेजेस अलोकेट कर दिए गए थे स्पेसिफिक, कि ये विलेज, और आपको इन विलेजेस के लिए जो है ओवरऑल जो है डेवलपमेंट के लिए जो भी क्रेडिट नीड्स है उनको मीट करो, और इंश्योर की सही तरीके से क्रेडिट यूज हो, सो दैट कि उनका डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये ब्रांचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी थी कि डेवलपमेंट, एक ब्रांच को एक विलेज एक एरिया दे दिया, उसको कहा कि आप इसके अंडर जो है आपका अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ब्रांच का कि इनकी क्रेडिट नीड्स मीट करो, और क्रेडिट नीड्स ऐसे मीट करो कि इस एरिया का डेवलपमेंट हो, ठीक है। एंड द कंसर्न बैंक शुड मीट द बैंकिंग नीड्स ऑफ द सर्विस एरिया, तो जो एरिया दिया, by creating a link between bank credit production and productivity and income. So credit सिर्फ यही नहीं कि आप क्रेडिट दो, बट क्रेडिट सही तरीके से दो ताकि उस एरिया का प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और इनकम वहां के लोगों की बढ़े। सो दिस वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू अब जो भी आपके बैंक्स हैं उनको, ठीक है। सो दिस इज योर लोकल लीड बैंक स्कीम एंड सर्विस एरिया अप्रोच, और इसी पे क्वेश्चन भी आया था, ये आई थिंक 2019 का है। तो सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम, ठीक है, द आंसर इज दिस, ठीक है। तो दिस वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर दिस, ओके। नाउ मूविंग ऑन, तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट मॉडल क्या है? यहाँ पे सी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बैंक्स जो है हर जगह अपने जो है छोटे छोटे ब्रांचेस खोल पाए, राइट, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई क्या होता है, ये जो बैंक्स हैं जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए, आरआरबीज हो गए, लोकल एरिया बैंक्स हो गए, तो ऐसी जगह जहाँ पे अपनी ब्रांच नहीं खोल सकते, वहाँ पे ये लोग कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ एंटिटीज़ को एंगेज कर लेते हैं। वाई, फॉर व्हाट पर्पस, कि ये लोग एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स जाके उन जहाँ जो अंडर बैंक्ड या अनबैंक्ड ज्योग्राफिकल टेरिटरीज है वहाँ पे बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है। सो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट वर्क्स एज एन एजेंट, ठीक है, जो भी ब्रिक एंड मोटर ब्रांच है, क्योंकि हर जगह खोली नहीं जा सकती और हर जगह खोलना बहुत एक्सपेंसिव है। सो दैट्स वाई इंडिविजुअल्स को एंगेज कर लेते हैं एज देयर एजेंट, कि वो जो है जो रिमोट ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं या ऐसे रीजन जहाँ पे बैंक की ब्रांच नहीं है या अंडर बैंक्ड है, वहाँ पे जाके ये लोग जो है बेसिक एटलीस्ट बेसिक डिपॉजिट करने की या फिर पैसे विड्रॉ करने की सर्विसेज ये प्रोवाइड करे। सो दिस इज नोन एज बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। सी देखिए, ये सारी स्कीम्स हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी, इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। गिवन द फैक्ट कि अगर आप क्वेश्चन देखोगे, यूपीएससी फर्स्ट ऑफ ऑल हैवंट आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया एज सच, और अगर स्कीम पॉलिसी से क्वेश्चन आया भी है, सो दैट इज मोर और लेस करंट अफेयर ओरिएंटेड, ठीक है। सो मोर और लेस दैट इज करंट अफेयर ओरिएंटेड, राइट। और कुछ क्वेश्चंस आए हैं जैसे ये वाला आया था, सो दैट्स वाई वी आर, क्योंकि ये थोड़ा सा एक मेजर एज अ डेवलपमेंट बताता है कि क्या मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या मेजर वंस स्कीम थी, क्या मेजर स्कीम थी जो ली गई थी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो दैट्स वाई वी आर जस्ट ब्रीफली गोइंग थ्रू इट, राइट, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इट इज नॉट इवन आस्क्ड इन यूपीएससी द डिटेल्स ऑफ दिस, ठीक है। सेल्फ हेल्प बैंक ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम 1992 में किया गया था। किसने किया था? नाबार्ड ने, ओके।
एंड क्या एम था? सिंपल, इसमें जो है जो पुअर थे, राइट, पर्टिकुलरली वुमेन फ्रॉम पुअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, उनको साथ में लाया गया था। उनको 15 से 20 लोगों के ग्रुप में बनाया, उनको कहा कि आप 6-7 महीने तक प्रैक्टिस करो कि भाई अपने 15-20 रुपए रख रख के पूल करो। सो उनमें जो है एक बेसिकली देवर डेवलप्ड द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, यानी स्मॉल सेविंग करने की। वंस 6-7 महीने तक वो ये कर पाए, और उसी से वो फिर अपने मेंबर्स को जो छोटी मोटी नीड्स होती है उनके लिए लेंड करते थे। वंस दे वर एबल टू डू इट, व्हाट देयर वर एनजीओज या फिर बैंक्स जो है डायरेक्टली इनको अगेंस्ट दैट जो है लोन देने लगे, साथ में इनको ट्रेनिंग भी दी गई, राइट, सो दैट ये जो है उस लोन को और ट्रेनिंग को लेके जो है अपना जो है यूज करके माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू कर सके। ओके, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर ओन माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड अर्न देयर ओन इनकम, बी सेल्फ एम्प्लॉयड थ्रू दिस प्रोग्राम। ठीक है, दिस वाज द एम ऑफ प्रोग्राम, और इट वाज quite beneficial, mainly targeted for women and quite beneficial for women. It is one of the quite successful programs of poverty elevation, women empowerment and employment generation. ठीक है, उसके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। देन कम्स केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आया था, राइट, वन ऑफ द मेजर स्कीम्स। अगेन वो क्वेश्चन जब आया था इट वाज मोर और लेस करंट अफेयर ओरिएंटेड। ठीक है, वो करंट अफेयर्स में था इसलिए इस पे आया था। तो इट वाज बेसिकली, आप नाम से ही समझ सकते हो, किसान क्रेडिट कार्ड। तो इट इज़ बेसिकली क्रेडिट कार्ड टाइप ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स। अब आप सोचो, नॉर्मली कोई नहीं देगा, बट गवर्नमेंट, दैट्स वाई नॉर्मली ये एक फार्मर को कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। दैट्स वाई गवर्नमेंट केम अप विद दिस स्कीम कि फार्मर्स को क्रेडिट कार्ड दिया जाए। और क्यों दिया जाए? क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो ऑपरेशन होता है, उनको स्टार्टिंग में पैसा चाहिए होता है टू गेट देयर एग्रीकल्चरल इनपुट्स। ठीक है, और वो एग्रीकल्चर इनपुट्स फिर अगर अच्छे मिलेंगे तो अच्छे से यूज करके अच्छी क्वालिटी की क्रॉप ग्रो करके पैसा कमा सकते हैं और फिर रिपे कर सकते हैं, राइट। बट द प्रॉब्लम वॉज कि उनको स्टार्टिंग में ही अच्छे क्वालिटी के एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए पैसा नहीं मिल रहा था। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट अडॉप्टेड दिस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जहाँ पे उनको जो है थ्रू दिस कार्ड बेसिकली इनिशियली दे गेट दी मनी फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट्स सच ए सीड, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा, एंड ऑल्सो जो भी प्रोडक्शन नीड है उसके लिए टाइम टू टाइम जितना कैश चाहिए उतना मिलता है। ठीक है, फिर फर्दर जो है इसको इट वाज एक्सटेंडेड फॉर फॉर अलाइड एंड नॉन फार्म एक्टिविटी। ठीक है, तो शुरू में तो सिर्फ ये फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए इसमें क्रेडिट मिलता था। बाद में अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर से अलाइड सेक्टर क्या हो जाता है आपका? डेयरी सेक्टर, फिशिंग सेक्टर, राइट, ये जो सेक्टर्स है इसके लिए भी फिर अब जो है फार्मर्स इसके अंदर क्रेडिट ले सकते थे, और नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए भी अब इसके अंदर, इवन फॉर द बेसिक सम कंजम्पशन एक्टिविटीज के लिए भी इसके अंदर क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, सो इट वाज in 2020 it was revised, right, revised किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम was launched, that's why इसके ऊपर क्वेश्चन आया था शायद से 2021 में। ओके, क्वेश्चन वाज ऑन दिस। ठीक है, जिसका एम था टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट। देखो इसमें जो भी क्वेश्चन है, आई एम अगेन रिपीटिंग, मोस्टली करंट अफेयर्स है, तो इसमें प्लीज डू नॉट मेक दैट मिस्टेक कि आप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है डीप में जाके पढ़ो। ठीक है, जो करंट अफेयर्स में आई हैं चीजें वो जरूर डीप में पढ़नी, वो इनफैक्ट हम लोग जब करंट अफेयर मैराथन करेंगे इकोनॉमी का वो डीप में पढ़ेंगे ही। ठीक है, बट दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रेड इन डेप्थ। ठीक है, सो अगेन इसमें जो है सारा क्रेडिट सपोर्ट, एडिक्वेट एंड टाइमली सपोर्ट मिलना था उनको अंडर अ सिंगल विंडो फॉर फार्मर्स फॉर कल्टिवेशन, सो कल्टिवेशन एंड अदर नीड्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है आपको कि किसान क्रेडिट कार्ड से कोई जनरली नाम समझ के ये इंप्रेशन लेगा कि बस फार्मर्स की एग्रीकल्चर नीड्स के लिए इसमें क्रेडिट दिया जाएगा, बट नो, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू अलाइड, नॉन अलाइड एज वेल एज कंजम्पशन नीड्स। ठीक है, सो अगेन किस चीज के लिए क्रेडिट दिया जा सकता है, कौन सी चीजों के लिए, वो आपके लिए यहाँ पे है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन। ठीक है, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मर्स, हो घर की जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है उनके लिए भी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल भी दिया जा सकता है, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायर्ड फॉर अलाइड एक्टिविटीज। ठीक है, और एलिजिबिलिटी, ऑल फार्मर्स जो ओन हु आर ओनर और कल्टिवेटर्स, राइट, जिनकी खुद की लैंड है। टीनेंट फार्मर्स, ओरल लेसीज और शेयर क्रॉपर्स। तो इवन ये इंपॉर्टेंट है कि जो टीनेंट फार्मर्स है उनको भी कवर करता है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन ऑल्सो गेट दिस थिंग। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्कीम। नेक्स्ट वी रीड अबाउट माइक्रो फाइनेंस। So it is nothing but a form of financial service which provides small loans. So basically नाम से ही आप समझिए माइक्रो। So micro here in the sense means कि basically जो low income households है, poor households है, mainly उनको financial services deliver करना। and इसमें इसलिए क्योंकि वो low income poor household है तो उनकी financial needs बहुत ज़्यादा नहीं होती, that's why it is called micro finance। ठीक है,
माइक्रो फाइनेंस। एंड कन्वेंशनली माना जाता था ये इतना ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है, ऑब्वियसली जो पुअर है वो कहाँ से फाइनेंस लेके उस पर रिपे कर पाएंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माइक्रो फाइनेंस इंडिया में बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, बहुत सारे एमएफआईज आ गए हैं, राइट। तो वो बहुत अच्छे से जो है दे आर डिलीवरिंग दी सर्विसेज एंड प्रॉफिटेबली, ठीक है। ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है प्रेजेंस परस्पेक्टिव से कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ इज अ माइक्रो फाइनेंस लोन डिफाइंड, और क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली इसमें चेंज आया है, ठीक है। रिसेंटली इट हैज बीन चेंज, ठीक है। सो कैसे डिफाइन करते हैं इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इज डिफाइंड एज कोलेटरल फ्री। तो पहली चीज, जो भी माइक्रो फाइनेंस लोन होगा इट विल बी कोलेटरल फ्री, राइट। इट विल बी कोलेटरल फ्री एंड इट विल बी गिवन टू अ हाउस होल्ड, यानी इंडिविजुअल के नाम पे नहीं होंगे ये लोन्स हाउस होल्ड के नाम पे होंगे, एक फैमिली के नाम पे होंगे, ठीक है। और ऐसे हाउस होल्ड की इनकम कितनी होनी चाहिए, 3 लाख। तो एक माइक्रो फाइनेंस लोन क्या हुआ, एक लोन जो एक ऐसे हाउस होल्ड को दिया गया है जिसकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, और उसमें कोई भी कोलेटरल नहीं है। कोलेटरल मतलब कुछ गारंटी गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं यूज किया गया है, ओके। दैट इज अ माइक्रो फाइनेंस लोन, ठीक है। एंड यस, इसमें कोई एंड यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ एंड यूज रिस्ट्रिक्शन, तो इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा भी नहीं है इसमें कि भाई ये लोन इसी चीज के लिए यूज करेंगे तो ही मैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। द मेन थिंग इज इट शुड बी कोलेटरल फ्री और इट शुड बी गिवन टू अ हाउस होल्ड हैविंग एनुअल इनकम लेस देन 3 लाख, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप देख सकते हो। नाउ थ्रू कौन कौन से चैनल है, इंस्टीट्यूशनल चैनल जिसके थ्रू ये डिलीवर होती है, कमर्शियल बैंक्स दे सकते हैं, राइट, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपके जो है इस टाइप के लोन देते हैं, ठीक है। आरआरबीज भी देते हैं, ठीक है। एंड देन यूर सेल्फ हेल्प ग्रुप इन, और या तो डायरेक्टली दे दे या तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू दे दे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कोऑपरेटिव बैंक्स, देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, एनबीएफसीज, पर्टिकुलरली एनबीएफसीज, एमएफआईज, ठीक है। तो ये जो है आपके ये सारे माइक्रो फाइनेंस लोन्स दे सकते हैं, ठीक है। Now, next is your Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Again, one of the flagship schemes for financial inclusion. ठीक है. So again, see, बहुत सारी schemes है obviously, but we are going to just see this one because this is major one. Rest जो important कौन सी होगी, जो आपके current affairs में आएगी, ठीक है. So from that we will backtrack, okay. But यहाँ पे it's one of the major part. So what are the key features? Obviously, it aims to provide financial services, access to financial services like banking, savings, deposit, remittance, credit, insurance, pension in affordable manner, ठीक है. पेंशन कैसे, इसी के साथ जो है लिंक्ड है अटल पेंशन योजना, ठीक है. नाउ ऑब्वियसली इन दिस अकाउंट कैन बी ओपनड इन एनी बैंक ब्रांच और बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंट आउटलेट, ठीक है. तो अंडर दिस स्कीम एनी वन कैन ओपन एन अकाउंट एंड ऑल्सो द अकाउंट दैट कैन बी ओपनड इज अ जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है. एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो सकता है विच इज नोन एज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है. सो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है. Obviously there will be interest on deposit, there will be accidental cover, no minimum balance will be required, right. And yes, this is being used in in the JAM DBT, ओके. सो जनधन आधार मोबाइल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. सो बेसिकली ये जो जनधन अकाउंट्स खोले गए थे लोगों के, इट वाज टू ब्रिंग देम इन पीपल, पुअर पीपल हु आर आउट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, उनको बैंकिंग सिस्टम में लाने के लिए उनके अकाउंट्स खोले गए. और फिर इन अकाउंट्स को टू इंश्योर दैट दीज आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली, जो बहुत सारे उनके जो है वेलफेयर बेनिफिट्स थे, सब्सिडीज थी, राइट, वो सब जो है थ्रू जैम डीबीटी उनके अकाउंट में ही डायरेक्ट की गई, ठीक है. सो थ्रू दिस बेसिकली जो लीकेजेस वगैरह थे वो भी कम हो गए, इन लोगों के लिए भी अपने बेनिफिट्स लेना, एक्सेस करना ईजी हो गया, ठीक है. एंड यस, इफ दे आर सेटिस्फैक्टरीली ऑपरेटिंग दिस, सो देर इज ऑल्सो एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बेसिकली टाइप ऑफ अ लोन जहाँ पे वो लोग जो है अपने बैलेंस को जो है नेगेटिव में भी कर सकते हैं, ठीक है. एंड यस, पेंशन एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लाइक अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, दीज आर दी पार्ट ऑफ इट, ठीक है. और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 10,000 इज अवेलेबल, ओके. सो दैट इज देयर एंड दैट टू प्रेफरेबल टू दी वुमेन इन दी हाउस होल्ड, ठीक है. Now let's discuss about all India financial institutions. So there are, apart from banks, there are many other financial institutions, but there are some financial institutions which are very important. So there are 5 major ones,
ओके वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, बट 5 मेजर वंस आर नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्सिम बैंक एंड नाफेड। हमारे लिए कौन से 3 इंपॉर्टेंट है? ये 3 पढ़ना और समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज एनएचबी एंड एक्सिम अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट, अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है इन पे, राइट, सो नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट नाबार्ड, सो आप नाम से ही समझ सकते हो, सो इट्स अ बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। सो इट्स अ बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और प्राइमरी पर्पज इसका वही है कि जो भी काफ़ी, जैसे आपने पीछे भी देखा था कोऑपरेटिव जो काफ़ी थे, लाइक जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, इनका सुपरविजन कौन करता था? नाबार्ड। बिकॉज वाई? बिकॉज दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट, ठीक है, जिसका डायरेक्ट जो है एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट डायरेक्टली लेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। सो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1982 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सो जो है 1982 में बनाया गया था थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एंड क्या एम था? सो एम था कि रूरल डेवलपमेंट हो और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो बाय हाउ? बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट, डेवलपमेंट एंड अदर सपोर्ट सर्विसेज टू फार्मर्स, रूरल कोऑपरेटिव्स एंड अदर रूरल सेक्टर्स, ठीक है। और इनके प्राइमरी फंक्शंस क्या थे? व्हाट वर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ नाबार्ड? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रूरल एंड एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी रूरल एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, एंटरप्राइजेस हैं, जैसे फार्मर्स हो गए या फिर इवन डेयरीज वगैरह हो गई, उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। रीफाइनेंस फैसिलिटीज टू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। सो बेसिकली ये पैसा देंगे बैंक्स और दूसरे उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे उस केस में हमने देखा था ना, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, वो नाबार्ड से भी उनको पैसा मिलता था और फिर वो उस पैसे को फर्दर आगे जो है एज लोन्स एक्सटेंड करते थे। प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एज वेल एज टेक्निकल सपोर्ट, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना फार्मर्स को, इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। एंड ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स, लाइक जो हमने एक पढ़ा था ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये किसका है? ये नाबार्ड ने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड कंडक्ट R&D एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सब जो है आपके नाबार्ड के की पॉइंट्स है। नेक्स्ट इज सिडबी। सो अगेन यहाँ पे मेन चीज आपको क्या देखने आया कि इसका क्या फोकस है? उसका एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट था, रूरल एरियाज था, फार्मिंग पर्टिकुलरली और अलाइड एक्टिविटीज था। इसका है एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो सेक्टर है, पर्टिकुलरली एसएमई, नॉट मीडियम, एसएमई आप ले सकते हो इसमें, ठीक है। सो सेक्टर इसका फोकस है, और कोऑर्डिनेशन ऑफ जो भी दूसरे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज इंडस्ट्रीज में एंगेज्ड हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। तो फाइनेंसिंग, तो इसका सिडबी का क्या रोल है? फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। और प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एमएसएमई इन फॉर्म ऑफ लोन, इक्विटी, गारंटीज, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सो दैट वो जो है एमएसएमईज को सपोर्ट कर सके, राइट। एमएसएमई का डेवलपमेंट थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग कैपेसिटी, सो सिर्फ फाइनेंस ही नहीं देना, उसके अलावा भी क्या करते हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, इसमें भी जो आपके एमएसएमईज हैं उनको हेल्प करते हैं। एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग बिजनेस एंड ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस इन एमएसए सेक्टर, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जो है अडॉप्ट करने के लिए उनको इनकरेज करना, ये इसके की फंक्शंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज नाफेड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो है रीसेंट है, दिस इज द मोस्ट रीसेंट, और आप नाम से ही समझ सकते हो ये किस ऑब्जेक्टिव से बना है? फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए जो है पैसा लगाने के लिए आपका नाफेड है। सो नाफेड इज देयर फॉर योर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो इट इज अगेन अ डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल, जो डेवलपमेंट पर्पज से फाइनेंस देते हैं वो डीएफआईज हो जाते हैं, ठीक है, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। इट विल बी सेटअप एज कॉर्पोरेट बॉडी विद अथॉराइज शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज, ठीक है, ये इसका शेयर कैपिटल। अगेन जस्ट रिमेंबर दीज की पॉइंट्स, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि प्रीलिम्स में आपको इस पर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स है, फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल क्या है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली खुद से डायरेक्टली लैंड करें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, या इनडायरेक्टली मतलब जो है या तो स्पॉन्सर करें या फिर जो है दूसरों को सपोर्ट करें टू लेंड, इन्वेस्ट एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लोकेटेड इंटायरली और पार्टली इन इंडिया। सो ये याद रखो, इंटायरली या तो पूरा का पूरा इंडिया में हो या फिर पार्टली इंडिया। सो आउटसाइड इंडिया नहीं, बट यस इफ सम प्रोजेक्ट इज पार्शियली इन इंडिया एंड पार्शियली आउटसाइड इंडिया,
वो वाले प्रोजेक्ट में ये जो है ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे, या उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वहाँ लैंड या इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो इंक्लूड फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर बॉन्ड्स, राइट, लोन्स, डेरिवेटिव्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए पैसा रेज करने का एक तरीका है लोन्स, बट एक तरीका ये लोन्स में क्या होता है, बैंक्स इन सब के थ्रू होता है, बट एक तरीका डायरेक्ट ये भी है कि पब्लिक से भी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो है आपके कंपनीज वगैरह, उनसे भी, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, उनसे भी डायरेक्टली पैसा लिया जा सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए हमें, जैसे बॉन्ड्स, लोन्स वगैरह जो है, डेरिवेटिव्स वगैरह। तो इसका मार्केट डेवलप करना, सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इनको फंड्स कहाँ से मिलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए? फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम गवर्नमेंट, एज वेल एज मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, एंड आर ऑफन सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट गारंटी। सो इनको जो फंड्स देगा, तो अगर किसी ने फंड्स दिए तो गवर्नमेंट कई बार गारंटी देगी कि ये अगर ये नहीं कर पाए तो हम लोग रिपे करेंगे। ठीक है, तो दिस इज नाफेड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंट, मोस्ट रिसेंट है जो है डीएफआई है मोस्ट रिसेंट, राइट, या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डीएफआई है रिसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू एनबीएफसी। ठीक है, सो एनबीएफसी नाम से आप समझ गए, इट्स अ फाइनेंशियल कंपनी, मतलब फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज करती है, बट इट्स नॉट बैंकिंग कंपनी, राइट। सो जो बैंक की डेफिनेशन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हमने पढ़ी थी, एग्जैक्टली वो डेफिनेशन को ये मीट नहीं करते, बट इट इज अ फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, सो इट इज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। एंड हाउ डू वी डिफाइन इट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो इट इज डिफाइंड एज कि ये जो कंपनी है, इट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिपेंजर, सिक्योरिटीज, यानी लोन्स एडवांस देने के बिजनेस में जो है एंगेज्ड है, या फिर शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिपेंजर, सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी किसी ने इशू किए उसको ये खरीदते बेचते हैं। ठीक है, अगर उसमें इन्वॉल्व है, यू नो, और यू नो लाइक नेचर, लीज, यू नो, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस या इवन चिट बिजनेस, इनमें अगर ये इन्वॉल्व है, सो दिस इज अ एनबीएफसी। बट व्हाट इट डज नॉट डू, क्या चीज ये नहीं करते, राइट? सो डज नॉट इंक्लूड व्हाट, ये याद रखना जरूर, एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस, जो मेन बिजनेस किसी भी इंस्टीट्यूशन का वो होगा, अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का होगा तो वो एनबीएफसी में नहीं होगा। अगर इट एनबीएफसी डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन जिसका मेन पर्पज एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, बट एज अ साइड बिजनेस वो कुछ शेयर्स वगैरह ले रहा है या कहीं लेंडिंग वेंडिंग कर रहा है, राइट? सो मेन पर्पज, अगर प्रिंसिपल बिजनेस अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी है और साइड एक्टिविटी लोन वोन देना है, सो इट वोंट बी एन एनबीएफसी। सिमिलरली मेन पर्पज कोई बड़ी सी कंपनी है, इंडस्ट्रियल कंपनी है, वो सब मैन्युफैक्चर करती है, बट एज अ साइड पर्पज वो थोड़ा बहुत लोन्स एडवांसेस देती है, वो भी एनबीएफसी नहीं है। परचेज एंड सेल ऑफ एनी गुड्स, सो मेन एक्टिविटी अगर सिक्योरिटीज को छोड़ के, जो मार्केट सिक्योरिटीज, अगर आगे पढ़ेंगे सिक्योरिटीज क्या होती है, तो सिक्योरिटीज को छोड़ के जो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सिक्योरिटीज होती हैं, तो इनको छोड़ के दूसरे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज वो परचेज करते हैं, और मेन एक्टिविटी उनका यही है, गुड्स परचेज सेल करना। सो तो भी, और साइड एक्टिविटी उनकी ये होगी कि भाई लोन्स एडवांसेस देना या शेयर्स लेना, तो भी वो एनबीएफसी नहीं कंसिडर किए जाएंगे। और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर ये उनकी मेन एक्टिविटी है तो भी वो एनबीएफसी नहीं कैटेगराइज किए जाएंगे। ठीक है, नाउ सी, नॉन बैंकिंग है और बैंक है, तो भाई क्या अंतर है दोनों में, एनबीएफसीज और बैंक्स में? सी, एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, याद रखो, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, दे कैन टेक फिक्स्ड डिपॉजिट, ये ले सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, बट डिमांड डिपॉजिट्स ये लोग नहीं ले सकते। ठीक है, एंड सेकेंडली दे डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, राइट? जो आरबीआई का पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन सेटल होती है इंटरबैंक वगैरह, उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, सो जो बैंक्स के केस में डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी, यू नो, एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन, DIGCG, राइट, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, ये बेसिकली क्या करता है, जो भी मेजर बैंक्स में पैसा जमा हुआ है उसको जो है ये क्या करता है, उसकी जो है एक इंश्योरेंस देता है उनके लिए कि अगर बैंक नहीं चल पाया तो इट विल बी रिपेइंग, और उसके बदले ऑब्वियसली इसको प्रीमियम मिलता है। ठीक है, सो ये कितना, 5 लाख तक का कवर देता है। ठीक है, बट एनबीएफसी के केस में ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं है। ओके, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी, सो CG है, राइट, CGC, सो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC। तो ये बेसिकली इंश्योरेंस देता है डिपॉजिट्स को लेके कि अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो DIGC जो है रिपे करेगा
राइट। तो ये फैसिलिटी एनबीएफसीज के केस में नहीं एप्लीकेबल है, सीआरआर भी नहीं एप्लीकेबल इन पे, और इनको जो लाइसेंस है कंपनीज एक्ट के अंदर मिलता है, राइट। एंड बैंक्स का जो है लाइसेंसिंग फंक्शनिंग जो होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर होता है, ठीक है। So there are now we have different types of NBFCs, right? Depending on type of activity they are performing. अगर हाउसिंग फाइनेंस में इन्वॉल्व है कोई एंटिटी एनबीएफसी तो उसको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बोलते हैं। कोई लार्ज इन्वेस्टमेंट्स कर रही है कंपनी तो उसको इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोई माइक्रो फाइनेंस में एमएफआईज जो हम बोलते हैं उसमें इन्वॉल्व है तो वो एमएफआईज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एक्टिविटी दे आर टेकिंग इसको जो है अलग अलग उसमें क्लासीफाई किया गया, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन वेदर दे टेक डिपॉजिट्स और नॉट, इसको एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग एंड एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग क्लासीफाई किया गया। और जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं डिपेंडिंग ऑन देयर साइज इनको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और जो है अदर नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनीज में जो है कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो। सो यहाँ पे एक चेंज है, ये जो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इसका भी रेगुलेशन अब आरबीआई करता है, ठीक है। ये बस मेजर याद रखना, दीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ओके। बाकी आप देख सकते हो कि अगर आपको प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट है एनबीएफसीज को लेके कि दैट ऑल एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, राइट। सो प्लीज टेल मी इफ दिस स्टेटमेंट कम्स अप, ऑल एनबीएफसीज आर regulated by RBI. So please tell me whether this statement is correct or not. Okay, please tell me whether it is correct or not. Okay, so यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ठीक है। So there are different kind of NBFCs and there are obviously different regulators. So I hope with this it is clear. Now there are some related terms to banking, right? CBS, इस पे एक बार पास में क्वेश्चन आ रहा था कि CBS क्या था। तो बेसिकली पहले क्या होता था, ब्रांच लेड बैंकिंग मॉडल था, यानी बहुत सारी एक बैंक था उसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी एंड दोज ब्रांचेस वाज नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर इन रियल टाइम, ठीक है। तो अगर आप किसी यू आर नॉट अ कस्टमर ऑफ अ बैंक, यू आर बेसिकली कस्टमर ऑफ दैट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ बैंक, क्योंकि आपकी डिटेल्स वहीं पे लोकेटेड थी। तो आपको कुछ भी मेजर अमाउंट ऑफ सर्विसेज जो आपको चाहिए आपको वहीं से मिलती और कहीं से नहीं मिलती, राइट। एंड इट कॉज्ड अ मेजर इनकन्वीनियंस, और प्लस ऑपरेशंस में भी जो है बैंक्स का रन करने में बहुत ज़्यादा कम्बरसन ऑपरेशंस थे। तो दैट्स वाई अ सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन बेसिकली एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया जिसके थ्रू बैंक की सारी ब्रांचेस को जो है डिजिटली कनेक्ट, इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट कर दिया गया, राइट। और उसके थ्रू जो है एक नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, एटीएम्स और डिजिटल चैनल बनाया जिसके थ्रू नाउ अ कस्टमर कैन अवेल बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम एनी टाइम एंड एनीवेयर ड्यू टू सीबीएस, ठीक है। So enables banks to offer integrated, so wide variety of banking services across all branches, customers and products. तो बैंक जो है अब जो है पर्सन इज नॉट लिमिटेड टू अ ब्रांच, उसकी डिटेल जो है एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसमें सेंट्रलाइज वे में स्टोर्ड है और सारी ब्रांचेस कनेक्टेड है उस सेंट्रलाइज सिस्टम से, दैट इज सीबीएस। सो एनी चेंज एट वन ब्रांच विल बी रिफ्लेक्टेड अक्रॉस दी सिस्टम, ठीक है। हर ब्रांच को उसी वक्त इमीडिएट पता चल जाएगा। सो ये कंज्यूमर के लिए बहुत कन्वीनियंस लाता है कि कंज्यूमर एक बैंक की किसी भी ब्रांच पे जो है जा सकता है, ठीक है। इनफैक्ट इसी के थ्रू जो है फिर फर्दर दूसरे बैंक्स भी आपस में कई बार कनेक्ट होते हैं, सो उससे फर्दर इजी हो जाता है आपका, ठीक है। सो इट हैज हेल्प बैंक्स इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑब्वियसली प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा जो है एफिशिएंट हो गए हैं, कम टाइम लगता है, बैंक्स की कॉस्ट कम हो गई है, और यस कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए जो है बैंकिंग सर्विसेज बहुत ईजी एक्सेस करना हो गया है, ठीक है। And also promote financial inclusion by enabling banks to offer banking services in remote and rural areas through various channels including mobile banking and internet banking. तो rural areas और remote जगह भी mobile banking, internet banking के through जो है various services have been provided, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है नई स्कीम लाए हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन बेसिकली अगर आपको बैंकिंग रिलेटेड कोई भी इशू है तो यू कैन कंप्लेन टू दिस ओम्बड्समैन। सो बेसिकली पहले 3 अलग अलग ओम्बड्समैन थे, उनको मर्ज कर दिया है इस नई स्कीम में नोन एज बैंकिंग ओम्बड्समैन इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। सो 2021 में किया गया है, सो दैट्स वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। और ये बेसिकली 3 अर्स्टवाइल ओम्बड्समैन थे, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, Ombudsman scheme for NBFCs 2018 and Ombudsman scheme for digital transactions 2019 into one scheme, ठीक है, दैट रिजर्व बैंक। ये तो 3 स्कीम्स को एक स्कीम में मर्ज किया है, ठीक है।
सो दैट अब आपका चाहे एनबीएफसी से प्रॉब्लम हो, बैंक से प्रॉब्लम हो, या कोई पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो, गिवन द फैक्ट कि आपकी डिजिटल पेमेंट्स अब आज के डेट में इतना ज़्यादा बढ़ गई हैं कि डेफिनेटली इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट कैटेगरी। तो अब जो है तीनों में से किसी भी प्रॉब्लम है, एक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन है, आप उसको रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली सिंप्लीफाई कर दिया है ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसेस को, राइट। और कंज्यूमर कोई भी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी हो, एनी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी, उसके अगेंस्ट कंज्यूमर को अगर कोई भी कंप्लेंट है तो वो जो है इस बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर ये इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन को कर सकता है, ठीक है। तो जैसे रेगुलेटेड एंटिटीज कौन होंगी आरबीआई की, आरबीआई रेगुलेटेड, ये याद रखना, जैसे एनबीएफसीज, फाइनेंशियल कंपनीज, राइट, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एटसेट्रा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। सो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या होगी, जैसे आप समझ सकते हो क्रेडिट की रजिस्ट्री। सो बेसिकली जिन सब ने लोन वोन ले रखा है, जो भी हो, उन सब का डिटेल्स है, ठीक है। सो इज एन इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी, बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन की एक जो है पोर्टल होगा या रिपोजिटरी होगी, जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स है, न्यू बोरोवर्स है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि क्या लोन लिया, कैसे लिया, इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। और कॉर्पोरेट ही नहीं, रिटेल बोरोवर यानी इंडिविजुअल बोरोवर के लिए भी होगा इसमें इंफॉर्मेशन, और जो बड़े बड़े बोरोवर्स, कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं, जो बड़े बड़े लोन, सो जो छोटे मोटे हाउसिंग लोन, कार लोन लेते हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन होगी। और जो आपके जो है विच आर बिग कॉर्पोरेट बोरोवर, जो 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ के लोन लेते हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन इसमें होगी, राइट। सो एक सिंगल लार्ज डेटाबेस होगा ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स, रिपेमेंट हिस्ट्री एंड ऑफ दी एनी एंटिटी, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल, ठीक है। सो बेसिकली फायदा क्या, राइट। ऑल्सो इट विल कैप्चर डेटा नॉट ओनली ऑन लोन्स टेकन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सोर्सेज, ठीक है। सो सिर्फ बैंक्स नहीं, बैंक्स के अलावा एनबीएफसी से लोन लिया हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ईसीबी वगैरह, सो कहीं से भी किसी भी टाइप का आपने लोन या एडवांस लिया है, इस पे इंफॉर्मेशन होगी। फायदा क्या है, इससे बैंक्स जो है बेटर क्रेडिट मेकिंग डिसीजंस ले सकते हैं। सो दिस विल बेसिकली हेल्प बैंक्स इन टेकिंग बेटर क्रेडिट डिसीजंस, ठीक है। और आज की डेट में भी ऐसी रजिस्ट्री है, सिबिल, आई होप आपने नाम सुना होगा, राइट। सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ, सिबिल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, या फिर श्रीलिक, ओके। ये भी है इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी, बट ये दीज आर प्राइवेट, ये प्राइवेट है और ये पैसा चार्ज करती है, तो इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। प्लस सिबिल इज फॉर सेपरेट फॉर रिटेल कस्टमर्स, राइट। क्राइलिक जो है आपका बिग जो कॉर्पोरेट है, जो है 5 करोड़ से ज्यादा के लोन लिए उनके लिए, ठीक है, लार्ज क्रेडिट्स, ठीक है। सो लार्ज इंडस्ट्रियल जो है लार्ज क्रेडिट्स है उनके लिए है, ठीक है। सो दैट इज देयर। सो बट दीज आर प्राइवेट ओन्ड, ये पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ओन्ड होगी, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। सो अगर आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट ये दिया जाए कि देयर आर नो क्रेडिट रजिस्ट्रीज इन इंडिया, वो गलत है, क्योंकि हैं, सिबिल, क्राइलिक हैं, ये जो है प्राइवेट है, ठीक है। बट यस, गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री एक भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्टली वी आर नाउ कमिंग ऑन टू अवर लास्ट एस्पेक्ट रिगार्डिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। सो सी यहाँ पे भी करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट हम क्या करते हैं, ब्रॉड फ्रेमवर्क देख लेते हैं रेगुलेशन का, और सम की जो है पेमेंट इनिशिएटिव्स बाय एनपीसीआई वो देख लेते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली इट विल कवर मोस्ट ऑफ दी थिंग्स, ठीक है। आफ्टर जब करंट अफेयर्स का मैराथन लूंगा मैं, राइट, जहाँ पे सारा आपका पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर कवर करूंगा, तो वहाँ जो भी इंपॉर्टेंट की पेमेंट सिस्टम्स है दैट आई विल कवर देयर, ठीक है। सो इन इंडिया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स आर रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट। तो ये क्लियरली एक्ट है, लीगल एक्ट है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, पीएसएस एक्ट 2007, राइट। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको यूपीएससी इसके ऊपर स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, क्या कि सेक्शन 4 ऑफ पीएसएस एक्ट क्या बोलता है कि नो पर्सन, मतलब नो एंटिटी अदर देन आरबीआई, सो नो एंटिटी अदर देन, क्योंकि आरबीआई भी बहुत सारे पेमेंट सेटलमेंट, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, चलाता है। तो नो पर्सन अदर देन आरबीआई कैन कमेंस एंड ऑपरेट अ पेमेंट सिस्टम इन इंडिया अनलेस ऑथराइज्ड बाय आरबीआई, यानी आरबीआई के परमिशन के बिना। सो अगर किसी को, आपको ये स्टेटमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं दैट इफ एनीबडी हैज टू स्टार्ट अ पेमेंट सिस्टम, दैट एंटिटी नीड्स एन परमिशन फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। या फिर ऐसे कर सके दैट एंटिटी नीड्स परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, सो वो गलत हो जाएगा। बट अगर आरबीआई लिखेंगे सो यस दैट वुड बी करेक्ट, ठीक है। और सिंस देन आरबीआई हैव ऑथराइज्ड वेरियस पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स of PPI, prepaid payment instrument, card schemes, cross-bound money transfers,
एटीएम चलाने वाले बहुत सारे जो है उनको ऑथराइज किया गया है, राइट। नेटवर्क्स एंड सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग अरेंजमेंट्स, ये सब जो है आरबीआई ने सिंस देन जो है बहुत सारे ऑथराइज किए हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम, पर्टिकुलर डिजिटल पेमेंट सिस्टम, देयर इज अ बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन, दोनों चीजें, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। तो बहुत सारे जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स है उसको रेगुलेट और सुपरवाइज करने के लिए देयर इज अ बोर्ड। दिस बोर्ड इज अ बेसिकली जो सेंट्रल बोर्ड हमने पढ़ा था ना आरबीआई का, उसकी एक सब कमिटी है, एंड इट इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बोर्ड ऑन द पेमेंट सिस्टम। तो पेमेंट सिस्टम को लेकर कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाने वो ये बोर्ड बनाता है और अप्रूव करता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट जरूर याद रखना। हाई प्रोबेबिलिटी कि इस पे आपको यूपीएससी स्टेटमेंट बना के दे सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज एम्पावर्ड फॉर ऑथराइजिंग प्रिस्क्राइबिंग पॉलिसीज, setting standards for regulating and supervising all payments and settlement system in the country. Now obviously इसको देख के आप थोड़ा सा टेम्प्ट हो रहे होगे कि और डीप में जाना है, बट ट्रस्ट मी इससे ज़्यादा डीप की जरूरत हमें नहीं है। अगर जाना होगा तो वो करंट अफेयर्स में आया तो ही जाना होगा, ठीक है। देन एनपीसीआई, सो एनपीसीआई एंड इट्स रिटेल पेमेंट सिस्टम। तो एनपीसीआई के बारे में बेसिक आप थोड़ा बहुत पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है। इट्स एन कंपनी है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग दी रिटेल। सी याद रखना एनपीसीआई जो है रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स ऑपरेट करता है, ठीक है। एंड ये आरबीआई और आईबीए ने मिलके अंडर दिस जो है बनाया गया था टू क्रिएट अ रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये की पॉइंट्स है इसके, याद रखना। अब देर आर अ लिस्ट ऑफ पेमेंट एंड सिस्टम्स, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे आपके लिए लिख दिए, ओके। रुपे, डोमेस्टिक कार्ड, ठीक है। आईएमपीएस क्या है ये, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। दिस इज प्योरली फैक्चुअल, आप एक बार गो थ्रू कर लो, की पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लास्टली एक क्वेश्चन भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल एटीएम्स इन इंडिया, ठीक है। कौन लिंक करता है सारे एटीएम्स को, एनपीसीआई, राइट। एनपीसीआई का क्या, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ठीक है। ये सारे एटीएम्स को आपके लिंक करता है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आए। नाउ ये वाला क्वेश्चन जो है विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट, ये जो है करंट अफेयर ओरिएंटेड था, इसलिए अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट कि स्टैटिक में डीप अगर जो है ज़्यादा डीपर नॉलेज पूछी जाएगी किसी चीज़ की तो वो क्योंकि करंट अफेयर ओरिएंटेड था। जैसे इसमें भीम ऐप के रिगार्डिंग था, तो भीम ऐप अलाउज यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विथ अ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, ये तो हम सब करते हैं, हम सबको पता है, ओके। एंड विथ वाइल अ चिप इन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज ओनली 2 फैक्टर्स। तो ये गलत है, भीम में 3 फैक्टर्स हैं, राइट। 3 फैक्टर्स क्या हैं, पहला तो जो है आपका जो भीम ऐप में आप अपने बैंक अकाउंट को डालोगे, राइट। तो पहला बैंक अकाउंट को डिवाइस की आईडी से होगा, ठीक है। दूसरा मोबाइल नंबर हो गया, राइट। तीसरा जो है आप अपना पिन सेट करते हो। तो 3 तरीके से जो है देयर इज 3 फैक्टर, ठीक है। सो डिवाइस की आईडी से लिंक होता है, आपका जो है फिर मोबाइल नंबर से लिंक होता है, राइट। और फिर जो है बैंक अकाउंट से लिंक होगा, राइट। सो डिवाइस आईडी और मोबाइल नंबर से लिंक हुआ भीम ऐप आपका, दूसरा आपका भीम ऐप फिर बैंक अकाउंट से लिंक हुआ, राइट। तो दूसरे फैक्टर का ऑथेंटिकेशन, और तीसरा ऑथेंटिकेशन ये होता है कि आपका पिन होता है, ठीक है। 3 फैक्टर ये हो जाता है, ठीक है। और चिप पिन डेबिट कार्ड में 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ आपके जो है एक उससे लिंक होता है और एक पिन होता है, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, नॉट 4, ओके। सो इसलिए आंसर इसका ए हो जाता है। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा करंट अफेयर ओरिएंटेड था, करंट अफेयर में आता है इसलिए आया था, ओके। लास्टली एक बार मैं आपको यूपीआई सिस्टम समझा देता हूँ जो इतना ज़्यादा है, सो यू शुड नो व्हाट इट इज। तो बेसिकली यूपीआई क्या है, देखो एनपीसीआई ने बहुत सारे अलग अलग तरीके के अलग अलग चीज़ों के लिए पेमेंट सिस्टम डेवलप किए, ठीक है। अब बेसिकली उसने क्या किया कि ये सारे पेमेंट सिस्टम्स को एक्सेस करने का एक कॉमन इंटरफेस दे दिया यूपीआई। और अब कहा ये यूपीआई को क्या रखा कि इसका एपीआई जो है, मतलब जो बेसिकली जिसके थ्रू एपीआई ये होता है कि जिसके थ्रू आप एक सॉफ्टवेयर को अपने ऐप में, वेबसाइट में कहीं भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ओपन कर दिया। सो बैंक्स हो गए या फिर दूसरे पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हो गए, ये सब अपने जो है मोबाइल ऐप्स वगैरह इसमें इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे भीम ऐप में इंटीग्रेट कर दिया, तो जब इंटीग्रेट कर दिया तो यूपीआई के थ्रू ये सारे पेमेंट सिस्टम्स जो हैं एक्सेस किए जा सकते हैं। इसलिए यूपीआई जो है यूनिफाइड है, इसलिए इतनी सारी चीज़ों के लिए वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये 99 वाला ये क्या है, ये बेसिकली एक पेमेंट जो वो है यूपीआई का प्रोडक्ट है, इट इज़ फॉर फीचर फोन्स, कि फीचर फोन्स को अगर पेमेंट करना होगा तो *99# के थ्रू यूएसएसडी जो है मोड उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ऑल्दो
आज की डेट में किसी के पास फीचर फोन होता नहीं, तो इट इज़ नो लॉन्गर दैट मच यूज्ड। बट विद दिस आई होप यूपीआई का आपको आइडिया क्लियर होगा कि कैसे यूपीआई क्या है। एनपीसीआई ने कॉमन इंटरफेस निकाल दिया अपने सारे उसके लिए, और कहा कि ये जो मेरा कॉमन इंटरफेस है उसका सॉफ्टवेयर होगा एक बेसिकली, वो जो है उसका जो है एपीआई जो है कोई भी अपने ऐप में इंटीग्रेट कर सकता है। जो इंटीग्रेट करेगा वो उसके जो है अपने ऐप के थ्रू यूपीआई को एक्सेस करके जो भी पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो कर सकता है। ठीक है, दैट्स वाई पेटीएम भी यूपीआई होता है, भीम भी यूपीआई होता है, गूगल पे भी यूपीआई होता है। क्यों? क्योंकि यूपीआई क्या है, सॉफ्टवेयर है जो एनपीसीआई ने दिया है। उसका जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई जो है, ये सारे जो है गूगल हो गया, पेटीएम हो गया, अपने उसमें ऐप में इंटीग्रेट कर लेते हैं। दैट्स वाई दे आर एबल टू एक्सेस। ठीक है, इसलिए वो लोग जो है यूपीआई के थ्रू जो सारे एनपीसीआई के रिटेल पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, और उसके थ्रू मनी जो है अपना ट्रांसफर करने की जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस लेट्स रैप अप। ओके, इसके साथ हमारा जो है ये कंप्लीट होता है। राइट, सो नेक्स्ट चैप्टर वुड बी ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर, जहाँ पे हम डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल जो है सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है उसके बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।